India का most expensive stock MRF is now under fresh scrutiny. मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर सेल रेटिंग दी है with an estimated 23% downside from current levels, which is huge. So, why is a blue chip tire giant like MRF being flagged right now? दूसरी तरफ Byju's, which was once valued at $22 billion, is now bankrupt and a playground for two education sector heavyweights. But this leads to a larger question. Why are India's billionaires suddenly chasing distressed assets again? And thirdly, Reliance is entering India's booming pet food market and it is coming in 20 to 50% cheaper than existing players. मतलब इस मार्केट में भी शायद प्राइस वॉर की शुरुआत होने वाली है. फाइनली हम आपको दिखाएंगे अपस्टॉक्स की ओरिजिनल ग्राउंड रिपोर्ट शोइंग कि कैसे एक सीएनजी डिसरप्शन ने पूरे मुंबई शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमर तोड़ दी एंड व्हाट लेड टू दिस क्राइसिस. हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब हम आज की 4 स्टोरीज के ब्रेकडाउन से जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. पहली स्टोरी में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एमआरएफ के फंडामेंटल्स और रीसेंट रैली के बीच का डिस्कनेक्ट काफी बड़ा हो गया है. नाउ कंपनी ने Q2 FY26 में लगभग 510 करोड़ रुपए का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट दिखाया, विच वाज एक्चुअली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफ कोर्स इट इज अ गुड न्यूज, राइट? बट ट्विस्ट ये है कि रेवेन्यूज एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गए एंड ब्रोकरेज हाउस बिलीव्स द स्टॉक इज नाउ too expensive compared to its actual earnings power. Q2 FY26 में कंपनी ने स्टैंड अलोन रेवेन्यू अप्रॉक्सिमेटली 7,250 crore rupees रिपोर्ट किया, which is short of expectations. As per the experts, this is because of a temporary GST-led destocking. मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्वार्टर एंड पर इन्वेंट्रीज कम रखी और इसमें सीजनैलिटी का भी काफी इंपैक्ट है. Q2 जनरली आप देखें तो टायर इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टर होता है. यस, ओरिजिनल इक्विपमेंट और OE टायर डिमांड में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ थी, एक्सपोर्ट्स स्टेबल थे एंड डिस्पाइट टैरिफ प्रेशर ये देखने को मिला. बट रिप्लेसमेंट डिमांड में टेम्परली एक डिप दिखाई दिया ड्यू टू GST रेट कट्स. बट मार्जिन परफॉर्मेंस वाज एक्चुअली बेटर. एबिटा मार्जिन 15% थे एज कंपेयर टू एस्टिमेट ऑफ 14.2% थैंक्स टू लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट्स. ऑल्सो कंपनी ने ₹3 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया. लेकिन ब्रोकरेज के हिसाब से इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्वार्टरली नंबर्स नहीं है यहाँ पर, बल्कि एमआरएफ की कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग पर है. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, रिसेंट ईयर्स में कंपनी का इंडस्ट्री में पोजिशनिंग वीकन हुआ है, कमजोर हुआ है, स्पेशली इन पैसेंजर कार रेडियल दैट इज PCR एंड ट्रक एंड बस रेडियल दैट इज TBR सेगमेंट्स. दिस हैज रिजल्टेड इन वीकर प्राइसिंग पावर. मतलब पहले जहां मार्केट एमआरएफ के प्राइसेस को एक्सेप्ट कर लेता था, अब इनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा. एमआरएफ के कंपिटिटर्स इंक्लूड इंडियन जायंट्स लाइक अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीएट, JK टायर्स एज वेल एज सम इंटरनेशनल कंपनीज लाइक मिशेलिन, Bridgestone, Goodyear, etc. Now, Motilal Oswal expects MRF to still deliver 13% earnings CAGR between FY25 and FY28. तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन उससे भी ज्यादा प्रीमियम है. एमआरएफ करंटली अराउंड FY26 के EPS एस्टिमेट से 32.5 टाइम्स PE पे ट्रेड कर रहा है. कंपेयर दैट विद 10-year earnings average of 25x and you start seeing why valuation is a red flag. इसीलिए मोतीलाल ओसवाल reiterated that sell rating with a target price of 1,21,162 rupees. Does this mean MRF is no longer a strong brand? Not necessarily. But as investors, key question यहाँ पर ये है कि it might be a great company, but is it a great stock at this price? सेकेंड स्टोरी में until a few days ago ऐसा लग रहा था कि मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप विल गेट Byju's assets without much of a fight. But now, suddenly, Ronnie Screwvala of Upgrad has entered the picture. तो ये स्टोरी तो ड्रामेटिक हो गई है. But this shows that India's richest are now hunting for broken companies again. And this indicates something far bigger. See, this is not the first time that the smart money is entering broken businesses. Whenever billionaire investing turns into a treasure hunt in the distress cycle, it is a positive signal for that entire industry. देखिए, जब ArcelorMittal ने SR स्टील को एक्वायर करने की फाइट शुरू की थी तो पूरे मेटल सेक्टर में मूड इंप्रूव हो गया था. JSW ने भी जब इस्पात इंडस्ट्री और मोनेट इस्पात जैसी कंपनीज एक्वायर करनी शुरू की, वहां से स्टील सेक्टर में एक कंसोलिडेशन वेव देखने को मिला था. ऐसे ही DHFL के केस में जब पिरामल और ओक ट्री के बीच इंटेंस बिडिंग वॉर शुरू हुई थी तो इससे फाइनेंशियल सेक्टर का कॉन्फिडेंस फिर से बिल्ड हुआ था. और फोर्टिस के लिए जब IHH ने टेक ओवर फाइट की तब पूरे हॉस्पिटल स्पैक का सेंटिमेंट इंप्रूव हो गया था.
तो जब बिलियनियर्स डिस्ट्रेस्ड ऑक्शंस में एंटर करते हैं, मार्केट्स के लिए ये एक इंडिकेशन है कि वैल्यूएशंस बॉटम आउट हो गए हैं और रिवाइवल इमिनेंट है। सो बायजूस के एक्विजिशन के लिए होने वाला टसल में ऑल्सो बी द सिग्नल दैट सेक्टर मे लुक ब्रोकन राइट नाउ, बट लॉन्ग टर्म वैल्यू अभी तक बाकी है। इससे वरांडा लर्निंग, सीएल एजुकेट, करियर पॉइंट जैसे एजुकेशन एडजेसेंट लिस्टेड स्टॉक्स पर स्पॉटलाइट फिर से आ जाती है, जहां फ्यूचर में कंसोलिडेशन या टर्न अराउंड इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। प्लस एक और बात यहां पर यह है कि इससे इंडिया के रीस्ट्रक्चरिंग एनवायरनमेंट पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक्स और एनबीएफसीज जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैंडल करते हैं, उनके लिए रिकवरीज स्मूदर होती हैं और क्रेडिट साइकिल हेल्दियर बन सकती है। इससे इन्वेस्टर्स भी मार्केट में नेक्स्ट बिग रिवाइवल कैंडिडेट ढूंढना शुरू कर देते हैं। टिपिकली आपको दिमाग में आ ही रहा होगा, जी एंटरटेनमेंट, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज इसकी परफेक्ट कैंडिडेट्स बन सकती हैं, जिनके ब्रांड स्ट्रांग है, बिजनेस का रेलेवेंस सॉलिड है अभी भी, बट टेम्पररी फाइनेंशियल स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। अगर हम शॉर्ट में इस पूरी बात को समझे तो बायजूस चाहे अनलिस्टेड हो, पर उसके लिए जो अग्रेसिव बिडिंग है वो एक बड़ा मैसेज दे रही है कि स्मार्ट मनी बिलीव्स इंडिया का डिस्ट्रेस साइकिल बॉटम के क्लोज है और नेक्स्ट वेव ऑफ रिवाइवल स्टोरीज मे बी लिस्टेड मार्केट्स में ऑलरेडी तैयार हो रही हैं। थर्ड स्टोरी में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, द सेम रिलायंस आर्म दैट shook up India's cola market with a revived Campa Cola, is now gearing up to take on legacy and a bunch of new age D2C pet care brands with its brand Waggies। और ये रिलायंस का एक और प्राइस लेड डिसरप्शन प्ले है which could reshape a sector that is growing faster than most FMCG categories in India। See, India has entered its pet parent era। Recent Red Seer report के हिसाब से India's pet care market is set to double and reach $7 billion by 2028, up from $3.5 billion today. This is powered by rising pet adoption and a big shift towards premium, healthier pet diets. 2019 में 2.6 crore pets थे, which rose to 3.2 crores in 2024. मतलब every few seconds किसी हाउस में एक नया फरी फैमिली मेंबर एंटर कर रहा है। And premiumization के इस ट्रेंड में people are spending on higher quality pet food, grooming products, supplements, and even healthcare. Basically, pet spending has become the new kids spending for many households, and that is what justifies the entry of Reliance in this sector. Trade sources के according, Reliance is telling distributors that Waggies will be priced 20 to 50% cheaper than category leaders, exactly like Campa Cola, जो soft drinks में 20 to 40% lower pricing के साथ आया था। RCPL का focus mass market, tier 2 hubs और general trade and neighborhood stores पे है। By March 2027, Reliance wants its consumer portfolio available nationally, targeting 60 crore value conscious consumers। इसलिए रिलायंस नेबरहुड स्टोर्स को बेटर मार्जिन्स दे रहा है ताकि किराना नेटवर्क प्रोडक्ट को अग्रेसिवली पुश करे। नाउ द एग्जिस्टिंग ब्रांड्स इन दिस सेक्टर हैव शेप्ड द प्रीमियमाइजेशन वेव, बट रिलायंस's एंट्री कैन फ्लिप दिस बिहेवियर क्योंकि मास कंज्यूमर्स मे चूज लो प्राइस वैल्यू ओवर हाई प्रीस प्रीमियम इनिशियली। रिलायंस के चीपर एंट्रीज अक्रॉस द मार्केट यूजुअली 3 फोर्स रिएक्शंस क्रिएट कर रहे हैं: अग्रेसिव कंज्यूमर प्रमोशंस, higher trade margins और smaller low price packs to retain customers। यही exactly soft drinks, juices, staples, water, even energy drinks categories में देखा गया था और यही हम इस सेक्टर में भी अब देख सकते हैं। और FMCG सेक्टर का नेक्स्ट बिग वेव इस कैटेगरी में आ सकता है। लास्टली हम फोकस शिफ्ट करते हैं टू द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। शहर के लिए इस हफ्ते की शुरुआत एक कम्यूट नाइटमेयर रही। लोगों के ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स जाने के लिए ना ही कैब्स थी, ना ही ऑटो, और मुंबई की फेमस काली पीली टैक्सीज भी सड़कों से गायब थी। इसका रीजन कोई स्ट्राइक नहीं, शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ CNG। एक्चुअली पूरा मुंबई शहर एंड इवन आसपास के एरियाज जैसे कि नवी मुंबई, थाने में भी CNG सप्लाई के लिए एक ही कंपनी पर डिपेंडेंस है और वो है महानगर गैस लिमिटेड। अब हुआ ये कि मुंबई के RCF कंपाउंड में एक गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई, जिससे वडाला में मेन स्टेशन को जाने वाली सप्लाई कट ऑफ हो गई। एज अ रिजल्ट पूरे के पूरे नेटवर्क में प्रेशर ड्रॉप हो गया और इसका इंपैक्ट पूरे मुंबई शहर के अराउंड 140 पंप्स पर देखने को मिला एंड इवन इन एडजॉइनिंग एरियाज। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइंस, बंद पड़े फ्यूल स्टेशंस लगभग पूरे शहर में विजिबल थे। ओला एंड उबर कैब्स फेस द सेम इशू। लोग अपनी CNG गाड़ियों में गैस फिल करवाने के लिए 6 से 8 घंटों तक वेट करने के लिए मजबूर थे और कम्यूटर्स, उनका हाल तो और भी ज्यादा बुरा था। घर से निकलते ही घंटों तक कैब, टैक्सीज और ऑटो का इंतजार करना पड़ रहा था और अगर गलती से कोई राजी भी हो जाता था जाने के लिए तो ट्रिपल फेयर्स मांगे जा रहे थे। लिसन इन।
परेशानी आई सीएनजी की वजह अरे परेशानी हमारे को तो जो आई है ये पब्लिक को ही परेशानी बहुत आई है। संडे का 12 बजे का बंद है पंप है। अभी हमारी गाड़ी का परसों गैस खत्म हुआ, परसों की गाड़ी हमारा इधर खड़ा। पहले था हमारा कटरिया मॉल पे, उधर से पुलिस वाले ने भगा दिया, आरटीओ के पास आया, उधर से पुलिस वाले ने भगा दिया, इधर आया। अभी इधर भी भगाने लगे थे, बड़ी मुश्किल से समझाया। मैं कहा इधर हर पंप के 1-2 घंटा ऐसे ही रहेगा कि अभी पंप सब जगह पे चालू होगी। हमारे ज़्यादा पब्लिक को ज़्यादा तकलीफ है। से? आज कितना वेट किया है सीएनजी के लिए? अब कब परसों से ही खड़ा जिधर ही हम, मौका नहीं मिला फिल करने का? मन लगे नहीं, बंद पंपे बंद था। सुबह में 1 घंटा चालू हुआ, बाद में फिर पीछे का प्रॉब्लम आ गया, बंद कर दिया। हाँ से कितनी देर से? 1-1.5 घंटा हो गया। और कितनी परेशानी हो रही है 2 दिन से? अभी देखो परेशानी तो बहुत हो गया, कितना परेशान बताएगा, परेशानी तो बहुत है। गैस नहीं मिल रहा, 2 दिन से गैस नहीं मिल रहा, 10-10 घंटा लाइन लगा के भी गैस नहीं मिल रहा। Even the ones which were available, they were actually asking for the double of the price, double of the fare. And we actually had no choice but to end up paying the double of the fare. हाँ तो मैम कितनी प्रॉब्लम हो रही है आपको? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कभी से मतलब गली के नाके से खड़े हैं, अभी आधा घंटा से चल रहे, कोई टैक्सी वाला आने को तैयार ही नहीं है। कैब ट्राई किया? हाँ कैब ट्राई किया, वो भी नहीं आ रही है। और ये जो काली पीली है या कैब है उसका प्राइसिंग भी बढ़ गया है? हाँ उसका वो लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं? हाँ 300 रुपया बोला, एक जिन ने 300 बोला। नॉर्मल कितना लगता है? नॉर्मल होता है 100-150। इस क्राइसिस ने मुंबई के फ्रजाइल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया ऑन हाउ इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल सप्लाई लाइन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। फर्स्टली एमआरएफ के स्टॉक के फिनोमिनल हिस्ट्री के बावजूद जीएसटी लेड डी स्टॉकिंग और लूजिंग कंपेटिटिव पोजीशनिंग से ब्रोकरेज व्यू ऑन द स्टॉक इज नेगेटिव नाउ। गोइंग फॉरवर्ड इस स्टॉक में रबर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस, ऑटो डिमांड और कंपेटिटिव डायनामिक्स का इंपैक्ट भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। Secondly, Byju's going bankrupt is not a headline anymore. The real headline is that India's distressed asset cycle is waking up again and the smart money is already in the queue. Thirdly, हमने बात की पेट फूड की। पेट फूड may look like a niche category, but it is actually India's next big consumer battleground and Reliance entering it is a signal that the next FMCG growth wave may come in this sector. और लास्टली मुंबईकर्स के लिए ये हफ्ता कम्यूट के हिसाब से टेरेबल था, बहुत ही ज्यादा हार्ड था। सीएनजी क्राइसिस ने ना सिर्फ लोगों को परेशानी दी बल्कि शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वीकनेसेस को भी सबके सामने ला दिया। सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज स्टोरीज, लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही शार्प और सिंप्लीफाइड मार्केट ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.